नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं और हमारे मित्र राजू शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आज एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो आपको थोड़ा सा धीर गंभीर लगेगा, लेकिन यह है कि चर्चा उसकी बहुत होती है। वो ये है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी एक जमाने में अलग अलग तरह की भूमिकाएं होती थी, धीरे धीरे इस पिछले 6-7 सालों में हमने पाया है कि वो सब भूमिका विहीन हो गए। उन्होंने लगभग सरेंडर कर दिया है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें फिर आशा आशा बंध जाती है कि शायद नहीं, इससे नहीं उससे कुछ हो सकता है। उसमें एक सबसे प्रमुख जो इंस्टीट्यूशन है और जो आखिरी इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज का सुप्रीम कोर्ट है, और इनकी हमारी दैनंदिनी में और हमारी सरकारों की दैनंदिनी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनकी आख्याएं कई बार कई ऐसे प्रचलित धाराओं में बदलाव का भी काम कर देती हैं जो औसतन हमें नजर नहीं आता और जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं इंस्टीट्यूशंस ऐसा करें। तो सुप्रीम कोर्ट आज की हमारी बातचीत के बीच बहस में है। तो हुआ यूं है कि एक आर जगन्नाथन नाम के बहुत प्रसिद्ध दक्षिणपंथी पत्रकार हैं। दक्षिणपंथी मैं इसलिए कहूंगा कि वो इधर उनके आप लगातार कई वर्षों में जो ट्वीट्स देखेंगे वो सरकार के समर्थन में है, सरकार की रक्षा में है, और उन लोगों के विरुद्ध है जो सरकार से कोई सवाल किसी किस्म का करते हैं या जिन्हें वो समझते हैं कि ये सरकार की चल रही धारा में कोई व्यवधान डाल सकते हैं। फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक लेख लिखा है। वो इस समय स्वराज्य नाम का जो एक ग्रुप है जो इंटरनेट के बहुत से माध्यमों पर उपलब्ध है, उसके एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। वो अंग्रेजी के पत्रकार हैं, बहुत नामी ग्रामी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। उनकी शंका ये है, आप सोच सकते हैं आज से 2 महीने पहले तक देश में हर आदमी ये कह रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं है। हर आदमी मीन्स जो सरकार से आलोचनात्मक सवाल करते हैं। लेकिन उनकी शंका ये है कि आने वाले समय में 2022 में चंद्रचूड़ जी, जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, वो एक लंबे समय के लिए यानी 2 साल के लिए करीब उनका कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो सकता है, और इससे डरना चाहिए। इससे वरी, अंग्रेजी में शब्द वरी है, डरना शायद सही शब्द नहीं है। मतलब इससे वो उसको चिंतित होना चाहिए, है? चिंता होनी चाहिए, इससे चिंता इसकी चिंता हो। तो मतलब दक्षिण पंथ को या सरकार को या सरकार समर्थकों को सिर्फ इतने भर से चिंता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न बन जाए जो सरकार से कुछ सवाल पूछने लगे, जो सरकार से संबंधित मामलों में सरकार की मान लेने की जगह सरकार से पूछे भाई कि ये है तो क्यों है, ये सही है या गलत है। ऐसा ना करे, ऐसा कोई प्रेस से ना करे, ऐसा कोई चुनाव आयोग में न करे, ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स में न करे, ऐसा कोई सीवीसी में न करे, और जो पुलिस और वैसी एजेंसीज हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, तो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में भी न करे। ये उनके लेख की आशंका है। मैंने भेज दिया था कल राजू शर्मा जी को, उन्होंने उसको पढ़ा है। मेरे अलावा और भी तमाम लोगों ने पढ़ा होगा उसको, बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट वगैरह किया है। तो हम इस पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस तरह की शंका आ रही है, इस पर राजू जी की टिप्पणी ले लें, फिर मैं इस एक बार दोबारा फिर इसकी भूमिका रचूंगा। तो राजू जी अब आप आ ही जाएं, आप बताएं कि ये क्या है भाई, इसमें ऐसा क्या है। शीतल जी, आपने कल ये लेख भेजा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हालांकि जगन्नाथन के कुछ लेख पहले मैं पढ़ चुका हूँ। ओपन मैगजीन नाम के उसमें भी वो एडिटर हैं और कुछ लिखते हैं। चतुर ज्ञान के पारखी हैं बहुत चतुराई से, लेकिन पूर्णतः दक्षिणपंथी हैं और एक अजीब तरह से
उनको लगता है कि भारत की सीमा के बाहर जितने भी देश हैं उनसे उनसे उनकी घृणा है कि नहीं, या उनसे नाइत्तेफाकी है नहीं, मैं नहीं जानता एक व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन वो व्यक्त जरूर करते हैं कि जैसे कि पूरा ज्ञान का भंडार भी सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए और सीमाओं के बाहर उसका आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो सत्ता पक्ष है और ये पूरा दक्षिण पंथ का जो पूरा एक स्वर है, वो हमेशा से बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि एक संवैधानिक कोर्ट है, उच्चतम कोर्ट है, उसके बारे में बड़ी तेज़ी से अपनी राय बदलता है। आप देखेंगे कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले भूरी भूरी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट की सारे जितने सत्ता के फॉलोअर हैं, जिन्हें भक्त कहा जाता है एक आम प्रचलन में, या सत्ता के स्वयं मंत्री या उनके बड़े बड़े लोग, और प्रयास ये रहता था कि अगर हाई कोर्ट में मुकदमे लंबित हैं या कई एक विषय पर संस्थित हो गए हैं तो उन सबको इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया जाए वगैरह। अयोध्या का जजमेंट आया जो काफी विवादास्पद था, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। तो इस तरह से वो राफेल का जजमेंट था, लोया का जजमेंट आया था। संयोग से ये तीनों जजमेंट चंद्रचूड़ साहब के ही लिखे हुए जी। चंद्रचूड़ साहब भी एक लोया पे भी चंद्रचूड़ थे जी। संश्लिष्ट किस्म के उनके जजमेंट्स में, लेकिन उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट भी दिया, कुछ मामलों में प्रिवेसी का जजमेंट भी दिया। तो बहुस्तरीय हैं वो भी। बहरहाल तो, लेकिन जहां कोई चुपती सी चीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में या सुप्रीम कोर्ट के रवैये में हो गई तो तुरंत जैसे कहते हैं उस पर प्रहार शुरू हो जाते हैं। अब ये जो लेख लिखा है ये एक स्तर पर बेहद हास्यास्पद लेख है और इसको नकारना चाहिए। वो चतुर्ज्ञानी वाला लेख है। उन्होंने एक शब्द पकड़ा है जिसका इस्तेमाल चंद्रचूड़ जी ने अपने अभिभाषण में दूसरी तरह से किया था। इन्होंने उसको एक धर्म का प्रश्न बना दिया जी। काउंटर मेजॉरिटेरियन एक शब्द इस्तेमाल चंद्रचूड़ जी ने किया था। और अगर आप देखेंगे कि उनके अभिभाषण में ज़्यादातर जिक्र वैक्सीनेशन या कोविड वैक्सीन की पॉलिसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप, सरकार को बार बार दबाव डाला, सवाल पूछे, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से है कि नहीं पॉलिसी वगैरह, और अंत में सरकार को कोर्ट में तो नहीं लेकिन बाहर ही वो पॉलिसी बदलनी पड़ी और उसी तरह से बदलनी पड़ी जिनके संकेत सुप्रीम कोर्ट दे रहा था, बल्कि मनमोहन सिंह जी ने भी दिया था और विरोध पक्ष के लोग और जनता की आवाज और सामाजिक संगठन भी दे रहे थे। काउंटर मेजॉरिटेरियन जो शब्द है इसका इस्तेमाल जुडिशरी में या जूरिस्प्रूडेंस में, उसके विज्ञान में होता है। जो रिश्ता होता है आपका विधायिका का और एग्जीक्यूटिव का, जो सत्ता चलाती है, और जो सर्वोच्च कोर्ट है, उनके बीच के रिश्ते का जो बैलेंस है उसके संदर्भ में वो इस्तेमाल होता है। और उसका सीधा सीधा जो संबंध है वो जुडिशियल रिव्यू की सीमा और उसके अधिकार पर है। और ये आज से नहीं, ये शब्द के इस्तेमाल 100 साल से पूरी मतलब इस विषय में, इस विज्ञान में होता रहा है। और उसमें विचार शुरू में तरह तरह के थे, लेकिन अब लगभग ये तय है कि जुडिशियल रिव्यू जो सर्वोच्चतम न्यायालय है वो संवैधानिक, बल्कि हमारे तो हाई कोर्ट भी संवैधानिक न्यायालय है, और वो कानून के आधार पर एग्जीक्यूटिव के जो कृत्य हैं और विधायिका के भी जो कृत्य हैं उनको परखते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या है, और परखते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी उसकी एक पूरी परंपरा जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद से शुरू हो गई।
एक दूसरी हास्यास्पद चीज उस लेख में है कि उनको बड़ी न जाने क्यों इतना परेशान है वो कि उद्धरण वो जो नज़ीरें हैं वो विदेशी कोई केस चला था उसकी नज़ीरें क्यों देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि 1947 के बाद से जब से कोर्टों ने काम शुरू किया है और इतने मशहूर जजमेंट्स आए हैं, उसमें हमेशा से पूरे हर जगह से हर देश के केसों के उदाहरण दिए जाते हैं। हमारा संविधान भी जब बना था तो संविधान बनाने में कम से कम नहीं तो 20, 25, 30 देशों के संविधान पढ़े गए थे और उनमें से चीजें लेके उसको एक समेकित करके एक बनाया गया था। अगर हम श्री जगन्नाथन की बात मान लें तो हमको ये निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि हमारा जो संविधान है वो भी एक काउंटर मेजोरिटेरियन डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। अब ये क्योंकि वो इनके जो बहुत निचले स्तर के बीच वाले स्तर के कार्यकर्ता है वो तो ये सब कहते ही है, वो इसीलिए संविधान बदलने की बात हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि तो मतलब आपने कहा कि वो हर चीज को एक देश की सीमा में ही केंद्रित कर देना चाहते हैं। ठीक उस समय जब वो तकनीक का और हर चीज का प्रयोग कर रहे होते हैं जो दुनिया भर में फैली हुई चीज है, और आजकल ज्ञान को आप सीमा में रख नहीं सकते, तो बात ही बहुत पुरानी हो गई, एक सेंचुरी पुरानी बात है। जी, केंद्रीय हम सिद्धांत के स्तर पे बात कर रहे हैं। केंद्रीय चीज ये है कि जो एक सिद्धांत सीधे सीधे प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी भावना है और कई बड़े ही विकृत किस्म के उन्होंने तर्क रखे हैं। जैसे वो ये है कि एक तो इन लोगों का ये होता है धर्म को जरूर बीच में लाते हैं और धर्म के आधार पर किसी को खारिज करते हैं। मेजोरिटी क्रिश्चियन वेस्ट वो वर्ड यूज हमारे यहाँ तो मेजोरिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ किसी की मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी। ईसाई हो गया, वो ईसाई है तो हमारे खिलाफ है, बस सिंपल सी बात। मुसलमान नहीं, वो नहीं, हम लेख के आधार पर थोड़ा सिद्धांत चीजों को देखते हैं जी। वो ये है कि जब कोई सरकार बनती है या पार्लियामेंट बनती है तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है जिसके आधार पर जीत के सरकार बनती है, वो बहुमत का सिद्धांत होता है, मेजॉरिटी का। और हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि वाली हमारा लोकतंत्र है। एमपी और एमएलए जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा संविधान जनता ने हमको दिया है, जनता प्रभुता के रूप में सामने आती है। वी द पीपल, सॉवरेन जो है, जो प्रभुता है वो जनता में रिजाइड करती है। लेकिन जो फासीवादी विचार के लोग होते हैं, और दक्षिण पंथ और फासीवाद में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही धारा में आगे चलते हैं, उसमें यह है कि जो बहुमत से जीत गया और उनका जो सबसे बड़ा नेता है, विशेष रूप से अगर वो बहुत लोकप्रिय है और एकाधिकार उसका है जिस भी पार्टी से वो है, जिस भी संगठन से वो है, तो वो जैसे मानो जनता की आवाज या जनता के संकल्प का वाहक बन गया, या मतलब कि जनता की आवाज उसमें समा गई। वो जनता, जनता को उस इंडिविजुअल में निहित कर देते हैं, निहित कर दिया। और जो अगर वो कुछ बोल रहे हैं या वो कोई नीति प्रतिपादित कर रहे हैं तो वो उसको ऐसे देखना चाहिए जैसे कि जनता वो नीति प्रतिपादित कर रही है। और अगर उच्चतम न्यायालय इसमें बीच में आता है और इसमें सवाल खड़े करता है तो वो वो अतिक्रमण कर रहा है। और ये काउंटर मेजोरिटेरियन शब्द उन्होंने, कि मतलब जो बहुमत वाले हैं, बहुसंख्य हैं, जो संकल्प है हमारे देश का, उसके खिलाफ काम कर रहा है। अब सीधी बात, मतलब ये चीजें निर्धारित सालों साल, दशकों पहले हो चुकी हैं। सीधा सवाल ये है कि संविधान क्यों होता है? क्या एक सवाल, मतलब इसमें सिद्धांत के स्तर पर सवाल इस तरह से किया जाता है कि क्या, मैं कहता हूँ कितनी भी मेजॉरिटी से एक गवर्नमेंट आए जी, क्या वो ऐसा कानून पारित कर सकती है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे या पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को खत्म कर दे, मतलब अपने आप को खत्म कर दे?
जी जी कि एक लाइन का कानून वो बना दे कि हमने ये बिल पास किया कि ये जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये बंद की जाती है। जी जी क्या कर सकती है? आपका तुरंत बल्कि दक्षिणपंथियों का भी तुरंत जवाब होगा कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपके पास अधिकार जो है उसकी सीमाएं हैं। वो सीमाएं कहाँ से निर्धारित होती हैं? वो फंडामेंटल राइट से निर्धारित होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो डिवीजन पावर्स का है वहाँ से निर्धारित होती हैं। और ये सारी चीज़ें इमरजेंसी का ये बहुत रोना रोते हैं और खूब उसके दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अगर हम इसी आर्गुमेंट पे आगे बढ़े तो इमरजेंसी बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, कानून के आधार पे, बहुमत के आधार पे हुई थी, तो उसका विरोध क्यों होता है? आगे हम चले बढ़े तो ये सारी चीज़ें तय सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले हो गई, और बल्कि ये स्वरूप उसका बना। हमारा कानून ये कहता है कि संविधान के कुछ बेसिक मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, जिनको कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, चाहे कितना भी बहुमत उसके पास हो, उसको वो बदल नहीं सकती। और अगर उसको बदलने का प्रयास अंतर्निहित है किसी कानून में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड, गलत करार दे देता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा, जगन्नाथन जी ने चतुर ज्ञान का परिचय देते हुए मेजॉरिटेरियन शब्द को सीधे धर्म से जोड़ दिया, जबकि चंद्रचूड़ जी के भाषण में धर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे थे। खैर, इन्होंने किया है तो हम इस पे भी आगे चलते हैं। उन्होंने एक मनमोहन सिंह का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो देश में अल्पसंख्यक है उनका हमारे संसाधनों पर बेहतर हक होना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप में उस जो स्टेटमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, उससे सहमत हूँ। कई लोग उससे सहमत नहीं है, लेकिन सवाल इस तरह से पूछा जाए, ये वही बात है शीतल जी कि जो बहुसंख्य समाज है वो कह रहा है कि हम शिकार हैं, हमारा उत्पीड़न होता है। ये उलट बांसी है कबीर की। ये राजा कह रहा है कि मैं उत्पीड़ित हूँ, जी जी प्रजा मेरा उत्पीड़न करती है, प्रजा उत्पीड़क है, वो राजा का उत्पीड़न कर रही है। तो जो हमें ये बताइए कि देश में, हमारे संविधान में क्या माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स निर्धारित नहीं है आर्टिकल 31 में कि वो अपने शिक्षा केंद्र बना सकते हैं? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? क्या कोई नेशनल मेजॉरिटी कमीशन भी बनती है क्या? मतलब नहीं, ये तो हमेशा तर्क को व्यक्तिगत और इसी तरह से खड़ा कर देते हैं, जैसे उनका जो तर्क पद्धति है, उस तर्क पद्धति में पूरा समाज उनका दुश्मन है अलग अलग तरीके से, और वो खुद ही मालिक भी है समाज के। जैसा आपने कहा कि समाज के मालिक भी वो कहते हैं कि जो समाज की आवाज है वो वही दे रहे हैं, उनके जो कथित एक नेता दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, वो दलितों के मामले में ऐसा एक ओवरव्यू ले लेंगे, वो पिछड़ों के मामले में ले लेंगे, वो माइनॉरिटीज के मामले में ले लेंगे, वो आपको हमको नक्सली कह सकते हैं, लिबरल कह सकते हैं। इसमें भी लेफ्ट लिबरल, चंद्रचूड़ जी को लेफ्ट लिबरल कह रहे हैं। वही चंद्रचूड़ जी जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया है, जिन्होंने लोया वाला फैसला दिया है, तो वो उन्हीं चंद्रचूड़ जी को कह रहे हैं कि वो लेफ्ट लिबरल है। अच्छा, किसी को भी चिंता का विषय कह देना, उसको फिर नक्सल कह देना, फिर अर्बन नक्सल कह देना, दलित कह, तो आप भाई कितने कुछ, मतलब आप जो जिसको ये जो ट्रेरियन वाली बात करते हैं वो मेजॉरिटी भी नहीं बचती। आप जब दलित को अलग कर देते हैं, पिछड़े को अलग कर देते हैं, मुसलमान को अलग कर देते हैं, सिख को खालिस्तानी कह देते हैं, और अभी आप किसान आंदोलन कर देता है उसको जाट कह देते हैं, अरे भाई तो आप बचते कितने हैं? लेकिन यही है कि कुतर्क आप पहनाने में एक धर्म का बड़ा जहाँ तक जो जमीनी राजनीति है या इनकी राजनीति है, तो हिंदुत्व आखिर क्या है? हिंदुत्व एक बहुसंख्य विचारधारा ही तो है कि हिंदू मेजॉरिटी, मतलब 80% हिंदू हैं, और जब ये अपनी पॉलिटिक्स करके इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें पोलराइजेशन या हिंदू का वोट आता भी है। बंगाल जैसे इलेक्शन में भी लगभग 50% हिंदू वोट भाजपा को मिला, 50 से ज्यादा जी, 50 या 50 से ज्यादा। लेकिन
प्रश्न मतलब ये चंद्रचूड़ जी को एक तरह से उन्होंने एक चिंता का विषय बताया, वोक लिबरलिज्म की बात की कि ये जो पश्चिमी विचारधारा से जो एक लिबरलिज्म इंपोर्ट हुआ है, तो एक तरह से तो ये वकालत किस चीज की कर रहे हैं? ये खाप पंचायतों की वकालत कर रहे हैं क्या? ये जो पंचायतों में मेजॉरिटी के आधार पर फैसले होते हैं और कम्युनिटी, इन्होंने कहा है बीच में कि ये जो लिबरलिज्म है ये बहुत जो मनुष्य के अधिकार हैं इसकी सीमाएं बढ़ाता जा रहा है, लेकिन व्यक्ति जो है वो समाज से है और समाज के भी कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं जिनका पालन होना चाहिए। तो ये एक पितृ सत्तात्मक जो एक हमारा पूरा ब्राह्मणवाद का जो सिस्टम है, जहाँ परिवार में जो परिवारवाद वाला सिस्टम है, जहाँ पे जाति वाला सिस्टम है, तो मतलब ये सारे जो पीटा जाता है, जहाँ लड़कियों को जब वो बहू होती हैं तो जला दिया जाता है, जहाँ दहेज के नाम पे उनकी हत्या होती है, जहाँ मतलब इतने तरह के अत्याचार होते हैं जो कुछ आलोचना किए जाने वाले समाजों से मिलते जुलते हैं, ये उसमें या ऑब्लिवियन में चले जाते हैं जो जिसकी कोई उपस्थिति नहीं, हजारों साल पहले की किसी बात को माइथोलॉजी को लेके आएंगे, लेकिन सब कुछ मनुष्यों के विरुद्ध है। चूंकि दुनिया में जो न्याय है वो तो अब लगातार विकसित हो रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है। वो आज समलैंगिकों तक के पक्ष में उसने एक धारणा न्याय की क्रिएट कर ली है, कोई स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है, शीतल जी हर किसी अमेरिका में पक्ष में बात करता है, वो मनुष्यता के पक्ष में बात करता है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रांस की जो क्रांति हुई उसको गुजर चुके हैं 200 से ज्यादा साल, 2 सदियां 2 सदियां गुजर चुकी हैं। ये सारी चीजें तय हो चुकी है, ये तय हो चुका है कि जो मानव का अधिकार है वो कोई सरकार नहीं देती, वो समाज भी नहीं देता, वो स्टेट भी नहीं देती, वो अंतर्निहित होता है। व्यक्ति का होना या उसका अस्तित्व में होना, उसका सांस लेना ही वो अधिकार को निर्मित करता है, उसको प्रदत्त नहीं किया जाता, वो अंतर्निहित होता है। ये सारी बहसें बहुत पहले, तो ये देखिए इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो कुछ मायनों में ये जो लेख है ये हास्यास्पद होने के साथ साथ थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अब ये विधि में भी आने लगा है। अच्छा, मैं जरा सा एक तथ्य डाल दूं फिर उसके बाद। अभी जो स्थिति है उसमें रमन्ना साहब अगस्त तक है अगले साल, और इसके बाद यूयू ललित साहब का नंबर है, 3-4 महीने के लिए वो होंगे, तब जाके चंद्रचूड़ साहब आएंगे, जो सही है कि 2 साल तक रहेंगे। जी, ये सही एक कह रहे हैं। परिस्थिति है, ये एक परिस्थिति है जो सामने होगी। मीडिया पूरी तरह से, आप जानते ही हैं कि वो सभी जानते हैं कि टीवी चैनल देखना मुश्किल है, सारे चैनल सिर्फ गुणगान करते हुए 24 घंटे, उसको उन्होंने एकदम खत्म ही कर लिया है। चुनाव आयोग भी अपना जेबी बना लिया है। ह्यूमन राइट्स वाले में उन्होंने अब उन जज साहब को बैठा लिया है जो उनकी अपनी चॉइस के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए मोदी जी की नाम लेके तारीफ कर चुके हैं, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले बंगाल को नोटिस भेज दिया है। रूल बाय लॉ बाय रूलर, वो रिपोर्ट भी कर दी है। तो मतलब यही सब आप चाहते हैं। और अगर कहीं एक जरा सा कोई सत्य हिंदी पोर्टल चल रहा है जो आपसे सवाल कर लेता है तो उसको आपको बंद कराने की कोशिश करनी, कोई वायर चला रहा है तो उसको समस्या करनी है, कोई एक एंकर ऐसा है जो आपसे असहमत रहता है, आपकी आलोचना करता है, आपसे सवाल पूछता है, तो उसको आपको नौकरी से निकलवाने में पूरी जान लगा देनी है। तो कोई जज आ जाता है जो कुछ मुद्दों पे आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आप कह रहे हैं कि ये वरीसम है, ये तो मतलब आपको तुरंत चिंता का विषय, शांति भंग हो जाती है, चिंता का विषय हो जाता है। और आपने गवर्नर सब बैठा दिए जो अभी अभी मंत्री पद से हटते हैं, कल को गवर्नर बन जाते हैं, या जज साहब आपके पक्ष में एक फैसला देते हैं, कल गवर्नर बन जाते हैं। वो सब अपने अपने राज्यों में पूरी फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्य में आपने एक छोटा सा म्यूनिसिपल कारपोरेशन जैसा लीडर होता था, उससे भी सारे राइट छीन के एलजी को दे दिए हैं। वो बेचारा अपना वकील भी नहीं रख सकता किसी कोर्ट में अपने लिए। तो ये आप कर रहे हैं, और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि कोई इक्का दुक्का कहीं कोई स्वर किसी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट हो जाए तो उससे आपको वरीसम है। यही हमारा लोकतंत्र है, यही लोकतांत्रिक समझ है हमारी, यही मनुष्य है।
शीतल जी, वो थोड़े बहुत ऐसे स्वर जो विरोध के स्वर चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक अंतर्राष्ट्रीय छवि और लोकतंत्र की छवि बरकरार रखने के लिए कुछ इस तरह के स्वर होने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उनकी अपेक्षा ये रहती हो कि विभिन्न स्वर व्यक्त करने से पहले हमसे इजाज़त ले लो, या हमारे संज्ञान में होना चाहिए, और कुछ क्षेत्र वर्जित हैं उसके लिए। या तो ये संकल्पना है इसमें। लेकिन अगर हम लौट के सर्वोच्चतम न्यायालय पर आए, तो जो नए हमारे सीजेआई हैं, उन्होंने भी उनके आने के बाद थोड़ा सा चाहे छोटा ही सही, लघु स्तर पर ही सही, लेकिन एक परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट तो पहले से ही मुखर थे, और कोविड के दौरान तो हाई कोर्ट्स ने जिस तरह से सरकारों को के मनमानी को पर अंकुश है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, वो काबिले तारीफ है। और वैक्सीनेशन पॉलिसी में जो हस्तक्षेप किया सुप्रीम कोर्ट ने, या सेडिशन के लॉ पर जो कमेंट्स पास किए हैं हमारे चीफ जस्टिस ने कल, कि ये महात्मा गांधी जी को अरेस्ट करने वाला और सुभाष चंद्र जी को अरेस्ट करने वाला ये औपनिवेशिक कानून 75 साल बाद कहाँ तक जायज़ है कि आप रखें, तो ये स्ट्रॉन्ग कमेंट्स हैं। और यूएपीए पे, लेकिन वही है कि मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं। यूएपीए पे जो जजमेंट आया बेल का दिल्ली की खंडपीठ द्वारा 2 लोगों की, वो अद्भुत है। और पहली बार वो सारी चीज़ों को उजागर करके एक फैसला दे रहा है, जो कि यूएपीए में मूलभूत जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उस एक्ट में, हालांकि बना था वो यूपीए सरकार में, जो उनको उजागर करता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस ऑर्डर को रद्द तो नहीं किया, लेकिन उसका इस्तेमाल स्थगित कर दिया। तो दूसरे लोग बिल की एप्लीकेशन उस ऑर्डर के आधार पर नहीं दे सकते। तो ये क्या है, ये एक संघर्ष किस्म की मिक्स सिग्नल्स है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर, और यही तो अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से, संवैधानिक कोर्ट से, और क्या अपेक्षा है कि अगर भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और किस चीज से हम आपसी विमर्श करके और फैसलों के ऊपर अपना रुख बना सकते हैं। जी जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो स्थापित है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है। अगर बेसिक मतलब इनका जो लेख है वो तो लगभग यही कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है काउंटर मेजोरिटेरियन किस्म का डॉक्यूमेंट है। तो फिर इनके हिसाब से तो सारी चीजें तय होनी चाहिए बहुसंख्या के आधार पर और बहुमत के आधार पर। लेकिन ऐसा मालिक इन्होंने खुद को घोषित कर लिया है। हाँ, तो लेकिन ये चीज जो है 100 साल 150 साल पहले दरकिनार हो चुकी है। इनके ऊपर ये चीज की व्याख्या करना भी हास्यास्पद है। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा, चिंताजनक भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये व्यक्ति जो है, ये एक चतुर और ज्ञानी व्यक्ति दक्षिण पंथ का जो पूरा स्वर है उसके एक प्रमुख हस्ती हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज सुनी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, और इनके सिग्नल्स जो हैं वो एक अंदाजा देते हैं सोच का, सत्ता की सोच का। ठीक है सर, काफी है आज इनके लेख पर हम लोगों ने इतनी बात की, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी स्क्रूटनी शुरू हुई है, जो आपने जैसे रेफरेंसेस बताए। आज उस पे भी था, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कांवड़ यात्रा पे, फिर एक डेट दी है उनको। तो कुछ थोड़ी उन्होंने तो अपना, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला लगभग सुना ही दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसको खत्म कर देंगे। मंडे तक का समय दिया है कि या तो आप कर लीजिए, और अगर हमसे फैसला चाहते ही, मतलब अगर हमको फोर्स, खैर उसमें भारत सरकार को दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ही अपना मत व्यक्त किया है कि नहीं होनी चाहिए। तो वो तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से खुद ही कह देगी उत्तर प्रदेश सरकार। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह का थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जुम्बिश शुरू हुई है, जो पिछले 2-3 सीजेआई के काल में बहुत बुरे हाल में पहुंच गई थी, और जिसकी अपेक्षा थी समाज को, उसको नहीं जो समाज का खुद ही नियंता बन जाए।
तो आज इतने पे समेटते हैं, फिर हम लोग अगली बातचीत रखेंगे। तो विषय बहुत पैदा ठीक। होते जा रहे हैं, विषय ही विषय। हाँ, जरूर जरूर। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।